अरे राम राम भैया जी, राम राम। हाँ भाई भाई। और वही बंटू के हाल है? बड़े दिन हो गए तेरे को, ऐसे बड़ा खुश सा लग रहा है, क्या हो गया? भैया जी खुशखबरी लाया हूँ, ये लड्डू लाया हूँ, मुंह मिठा करो भैया जी, मुंह मिठा करो। अरे भैया जी आपके बंटू की नौकरी लग गई, वो भी फॉरेन में, ऐसे वैसे नहीं इधर उधर ना लगी, फॉरेन में जाके लगी है। क्या 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 बात कर रहा है? बस सारी शुभकामनाएं भाई तेरे को, कांग्रेचुलेशंस। फॉरेन जॉब तो फिर 1 करोड़ की लगी होगी, 1 करोड़ से कम की तो लग ही ना सके वो। पैसा ही पैसा होगा। अरे 1 करोड़ तो ना, ये कुछ 60 लाख बता रहा था ये। अरे वो HR करके नाम का कोई आदमी भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई आप। था, वो 60 लाख बता रहा था कि 60 लाख रुपए में देंगे यार। अजय भी ठीक है, ये तो ना 60 लाख भी बढ़िया भाई, इंडिया के हिसाब से देखे तो 60 लाख में तो इंसान खरीद ले। कोई सेंस है इस बात की? हाँ तो दिक्कत क्या आ रही है, तेरे शक्ल क्यों उतर रही है ये बता दो मेरे को। भैया जी देखो, ये CTC वाला चक्कर तो ना है, ये ऐसे काटेंगे तो नहीं स्टॉक के नाम पे, लेकिन वो शर्मा जी का बेटा बता रहा था, वही जिसकी 1 लाख रुपए महीने की नौकरी लगी है, कह रहा था कि ये फॉरेन में बड़ा महंगा मिलता है, ये रोटी कपड़ा मकान सब महंगा मिलता है, तो इसमें अपना काम बनेगा नहीं और उतनी बचत होती नहीं है। अरे वो 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद भाई। क्या गजब बेइज्जती है। तू भी कैसी बातें करता है भाई। ये उमंग है ना अपना जापान में बैठा, ये बता देगा तेरे को सब कुछ, इसको सारा आइडिया क्या महंगा पड़ता है क्या सस्ता पड़ता है, बहुत पैसे बचते हैं यार। इसकी सुन ले और सारा तेरे को समझ आ जाएगा भाई। एक काम कर, अपनी पे स्लिप या ऑफर लेटर इसको पकड़ा, ये सबको दिखा भी देगा, इनको भी बता देगा और तेरे को भी समझा देगा कि इतना पैसे कितने बच जाएंगे, और इंडिया का कोई वो शर्मा जी के बेटे की पे स्लिप से कंपेयर भी कर देंगे, बढ़िया मजे आ जाएंगे तेरे। ठीक है, पार्टी कर तू, गुड़गांव में चल, तेरे को पार्टी कराता हूँ गुड़गांव में। चल ना भैया, सही कह रहे हो आप, उमंग भैया वो सब पता है, इनके पास चलते हैं, पे स्लिप ऑफर लेटर उठा लाता हूँ मैं और फिर उन्हीं के पास चलते हैं। ठीक है भैया जी, राम राम। हाँ भैया तुम भी चल लो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो। ये उमंग भैया बता भी देंगे सारा, ये तो थोड़ा देख लेना फॉरेन जॉब में तुम्हारा क्या सिस्टम बैठ रहा है। वैसे मैंने सुना बचत हो जाती है, देखते हैं कितनी बचत होती है और क्या सीन रहता है। अरे फिर वेट क्या कर रहे हो, चलो ना चल। अरे बंटू ने तो बढ़िया खबर सुना दी यार, ये ऑफर लेटर वेटर तो दे दिया है इसने। चलो मैं आज वीडियो में बता ही देता हूँ तुम्हें, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की वीडियो में की जो बड़ी बड़ी सैलरीज होती हैं, 1 करोड़ की सैलरी हो गई, 50 लाख की सैलरी हो गई, इसमें कितना फायदा कितना नुकसान है, और जो फॉरेन सैलरी होती है उसका कितना इंडिया में फायदा होता है कुछ या नहीं होता। मतलब कुछ लोग हवा बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मिल रही है और कुछ लोग हवा बना रहे हैं कि कम मिल रही है, नहीं कि महंगी होती है, सिटीज़ महंगी होती है बाहर की कंट्री, तो वो सैलरी बराबर हो जाती है। तो आज की वीडियो में सब कुछ खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, तो यहाँ पे एक राकुतेन करके कंपनी है जो इंडिया से काफ़ी हायरिंग करती है जापान के लिए, तो उसकी पे स्लिप मेरे हाथ में लगी है एंड सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। तो उसको एज अ बेसिस लेके मैं बताऊंगा कि टोक्यो में कितना खर्चा हो जाता है, टोक्यो में क्या सैलरी बेस्ट पड़ती है, उस सैलरी में क्या मिलेगा तुम्हें, कितना तुम्हारे अकाउंट में आएगा, कितना तुम इंडिया भेजोगे, और मतलब इंडिया से अगर कंपैरिजन करें तो कितना पड़ जाएगा। मतलब वो बहुत ज़रूरी है अगर तुम कंपेयर कर रहे हो, अगर देख रहे हो कि यार बाहर कंट्री में जाके मैं थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा ही करूँगा जब दूसरी कंट्री जा रहा हूँ, तो क्या वो मेरे को ज़्यादा सैलरी में फ़ायदा करेगा या नहीं, या फिर ये जो 1 करोड़ 50 लाख की सैलरी बोल रहे हैं लोग, ये सब झूठी है या फालतू है। आज की वीडियो में हम ये सब चीज़ें खोलेंगे बहुत तेज़ी से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तुम पहले, मेरे को पता है कर ही देते हो तुम। और अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए ना, सैलरी रिलेटेड, लोगों की कंपनियों की सैलरी निकाल के उसको बढ़िया तरीके से खोल रहे होंगे हम, तो कमेंट कर देना अपनी जो भी कंपनी की तुम्हें चाहिए, उस कंपनी के बारे में कर देंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो स्टार्ट। तो पहले सेगमेंट में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि सैलरी स्लिप क्या है, कितने पैसे मिल रहे हैं और वो सब कन्वर्जन। दूसरे सेगमेंट में कंपेयर करूंगा एक इंडिया की किसी अच्छी सी सैलरी को और इस सैलरी को, और बताएंगे कि कितना बचता है एक इंडिया में सैलरी, अच्छी सैलरी हो अगर तुम्हारी, और एक जापान में ये वाली सैलरी हो। अब इसको एवरेज अच्छा क्या कहेंगे वो भी मैं पूरा अपना सब तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे कि एक बीटेक बच्चा, एक एमटेक बच्चा और एक पीएचडी बच्चे में क्या सैलरी में, इसमें क्या फर्क है, तो क्या वर्थ इट होती है एमटेक पीएचडी फॉर अ जॉब ओनली, तो वो वाली चीज भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी टैक्स पे तो शायद मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो टैक्स पे मैं हल्का सा बता दूंगा, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं हम कि ये जो सैलरी पे स्लिप है इसमें क्या क्या चीजें तुम्हें समझ आ रही है। एक सबसे ऊपर तुम्हें बेसिक सैलरी दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बोनस। अब बोनस तो काम पे ही होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक पेंशन का, या फिर एक अलग अलग चीजें होती हैं। उसके बाद एक रिलोकेशन अलाउंस जो ऑब्वियसली एक ही बार मिलेगा, तो पहले साल ही मिलेगा, नेक्स्ट ईयर तो उसको मिलने का कोई सेंस ही नहीं है, सेंस नहीं मतलब चांस नहीं है
सेंस तो नहीं कहेंगे, दे कंपनी तो बढ़िया होता है, बट रिलोकेशन तो तुम एक ही बार करते हो ना, तो वो एक ही बार मिलता है। उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिल रहा हो किसी कंपनी में, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग से मिल रहा हो, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो एज अ बैचलर को राकुतेन देती है 37,20,000 बेसिक सैलरी, जो 37 लाख को अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये नंबर तुम्हें दिखाई दे जाएगा। 3 लाख के आसपास बनना चाहिए ये। उसके बाद अगर तुम बोनस अमाउंट देखो तो वो भी अच्छा खासा है, 12 लाख का है। तो बोनस तो यार जनरली कम नहीं मिलता, इससे ज्यादा ही मिलता है। अगर तुम्हारा बढ़ेगा भी अगले साल तो बोनस को तो तुम पूरा एज अ सैलरी ऐड कर सकते हो, और टैक्स तो हर चीज पे कटता है, तो इतना कोई अलग चीज तो है नहीं कि बोनस पे टैक्स नहीं कर रहा है इसलिए अलग कर रखा है। तो ये 12 लाख हो गया, 1 लाख रुपए पर मंथ की तरह तुमने अगर मान लिया तो 4 लाख हो गई अभी तुम्हारी सैलरी। उसके बाद ये सारे जो पेंशन, मेडिकल, हेल्थ, ये सब तो तुम्हारा जो मिल रहा है वही कट जाएगा, तो इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इसको ना भी ऐड करो तो आई थिंक सेम ही बात हो जाएगी। बट ये जो पेंशन का है ना, जापान में थोड़ा सा ये होता है कि जो पेंशन तुम इकट्ठा कर लोगे, अगर तुम आई थिंक 5 साल के अंदर अंदर जो तुमने पेंशन पेमेंट करी है वो तुम वापस ले सकते हो अगर कंट्री छोड़ के जाते हो, तो बेसिकली वो पैसे तुम्हें वापस आ जाएंगे। तो ये पैसा मिल सकता है, बट एक कंडीशन है कि तुम 9 साल के अंदर अंदर छोड़ दो, और 9 साल में से जो पिछले 5 साल के हैं वही पैसे तुम्हारे वापस आएंगे। तो उससे पहले के जो तुमने पैसे पे करे होंगे प्रीमियम में वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बट ये ऐसा बता रहा हूँ कि मिल सकते हैं ये भी। उसके बाद तुम्हारा रिलोकेशन अलाउंस तो वो तो एक ही बार मिलना है, तो वो एक ही बार ऐड होगा। तो तुम अराउंड मान सकते हो कि 4 लाख 5 लाख के अराउंड तुम्हारे बैंक में सैलरी आ रही होगी, और टैक्स थोड़ा सा ही कटता है, मतलब इसके ऊपर आई थिंक टैक्स 5% या 8% तक टैक्स होगा, क्योंकि ये सब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ये सब डिडक्शन में ऐड होते हैं, बट क्योंकि ये पहले ही हट चुके हैं तो टैक्स तुम्हारा 8% के आसपास लगेगा। तो उसको तुम कट कर लोगे तो तुम्हें अपनी सैलरी मिल जाएगी जो अराउंड 4 लाख होनी चाहिए। और इसके बाद और भी चीजें जो ऐड होती है, जैसे ट्रैवल अलाउंस। अब ट्रैवल अलाउंस में 50,000 की लिमिट इन्होंने दे रखी है। तो लिमिट का क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि तुम कुछ भी पैसे बोले और मिल गए, पूरा 50,000 का तो कोई पास होता ही नहीं। मतलब इतना दूर तो तुम नहीं रहोगे कि पता चला फ्लाइट से आ रहे हो रोज सुबह शाम, तो वो तो नहीं होने वाला है। तो बट ये एक लिमिट है, हो सकता है अगर तुम गाड़ी से आते हो तो पेट्रोल के पैसे जितने बनते होंगे, जो भी रेट वेट डिसाइड कर रखे होंगे उन्होंने, उसके हिसाब से तुम 50,000 तक का अलाउंस ले सकते हो फॉर अपना ट्रैवलिंग का। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद यार ओवर टाइम पेमेंट होती है। अब ओवर टाइम में तुम कितना भी कमा सकते हो, पूरे दिन भर रात भर काम करते रहो, मतलब इतना अलाउ नहीं करेगा कोई भी मैनेजर तुम्हें। बट अराउंड 1 लाख अगर ले लें कि ओवर टाइम के पैसे मिल रहे हैं, तो वो सीधा सीधा तुम्हारा 5 लाख के ऊपर हो जाता है, और उसमें टैक्स वैक्स काटोगे तो तुम्हें सैलरी पता चल जाती है। अब एक महीने का 5 लाख यार टोक्यो जापान के हिसाब से बुरा नहीं है। 4 लाख भी अगर मान लो तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि कितना ही खर्चा कर लोगे तुम। चलो मान लिया रेंट महंगा है, खाना महंगा है, सब चीजें महंगी है, बट अगर तुम कंपेयर करो एक इंडिया की सैलरी और एक जापान की सैलरी, तो जो बचा रहे होगे तुम जापान में वो ऑब्वियसली इंडिया के सेविंग से ज्यादा ही होगा। अनलेस तुम अपने घर में रह रहे हो, अभी भी पेरेंट्स के घर में रह रहे हो, तो वो रेंट नहीं देना तुम्हें, खाना वो बना के दे रहे हैं तो तुम्हें खाने का नहीं देना, तो वो वाला सिनेरियो अलग है। वो सिनेरियो नहीं लेंगे हम, ऐसा सिनेरियो लेते हैं जैसे अगर तुम्हें किसी और सिटी में जाके, जैसे बैंगलोर हैदराबाद में जाके रहना पड़ रहा है, तो तुम्हें वहाँ सब कुछ खर्चा अपना करना पड़ेगा, तो हम उससे ही कंपेयर करेंगे। आइडियल सिनेरियो से कंपेयर नहीं करेंगे। तुम अपने घर में ही रह रहे हो और वहीं कमाए जा रहे हो, तो तुम्हें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा। एंड इसमें कुछ बेनिफिट्स में ये भी है कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी देते हैं लोग, तो वो सब एक्स्ट्रा चीजें हो गई जो तुम्हारा ऑब्वियसली कट डाउन करेंगे कॉस्ट में, कि तुम रोज खुद खाना नहीं बनाना पड़ा होगा, लंच खरीदना नहीं पड़ रहा होगा, तो वो सब पैसे तुम्हारे बचेंगे ही। तो अब इसमें मेरे पास मास्टर्स और पीएचडी का भी है, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, उसको हम बिल्कुल एंड में बात करेंगे कि क्या फर्क है और क्या क्या एक्स्ट्रा तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्या वर्थ इट है, वो एंड में करेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं एक इंडियन सैलरी से। अब इंडियन सैलरी में तुम कैसा कंपैरिजन लेना चाहोगे? मैं वैसे प्रेफर करता हूँ कि एवरेज लिया जाए 12 लाख का, कि मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा हूँ, बट मैक्स टू मैक्स अगर तुम 1.5 लाख रुपए पर मंथ भी ले रहे हो, वैसे हमें 1 लाख ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है जो अपने सीटीसी को 40 लाख 50 लाख तक बताती है इंडिया में, बट इन हैंड जब तुम पहुंचते हो ना तो वो 12 लाख मतलब 1 लाख रुपए पर महीना ही मिल रहा होता है। बाकी स्टॉक्स वॉक्स होता है जो तुम्हें 4 साल 5 साल बाद मिलेगा। यार एक पहली कंपनी में 4 साल 5 साल कौन रुकता है, उन्हें भी पता होता है, तो वो इतना सीन मतलब उसको भूल जाते हैं। तो अगर मान लो 1 लाख रुपए तुम्हें मिल रहा है पर मंथ इंडिया में, तो रेंट पे तुम खर्च कर दोगे 20,000 के आसपास, खाने पे 10,000 के आसपास खर्च कर दोगे, मतलब 50,000 के आसपास तुमने खर्च कर दिया होगा 1 लाख में से। अब बहुत आराम से, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इंटरनेट का बिल हो गया, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, घूमने जाओगे, पार्टी करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, 50,000 तो तुम खर्च कर ही दोगे, तो तुम्हारा सेविंग होगा 50,000 पर मंथ। अब यहाँ अगर तुम जापान से कंपेयर करो, तुम्हें मिल रहा है 4 लाख रुपए। अब 4 लाख में से मान लो तुम 50,000 का रेंट दे रहे हो, अगर शेयर्ड में रह रहे हो तो 50,000 का रेंट होगा, मैक्स 60,000 चला गया।
वो गया। उसके बाद मैक्स टू मैक्स तुमने 50,000 का खाना खा लोगे, बाहर खा लोगे, ट्रैवल कर लोगे, मतलब वो बहुत अपर लिमिट ले रहा हूँ मैं। तो ये पूरा 1 लाख तुमने खर्च कर दिया, बट बाकी 3 लाख तो बच गए ना 4 लाख में से। तो तुम जब ऐसे कंपैरिजन करते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली पता चलेगा कि ये सेविंग्स ज़्यादा है यहाँ पर। ऑब्वियसली अब तुम इसे INR में कन्वर्ट करोगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट वो फर्क उतना मतलब उतना वैलिड नहीं होता, क्योंकि ठीक है मतलब यहाँ पे तुम खरीद रहे हो चीज़ें, वहाँ खरीद रहे हो, एक ही बात हो गई। तुम यहाँ रह रहे हो तो सारी चीज़ें यहीं खरीदोगे ना, तो उतना कोई फर्क नहीं है। बट तुम देख पा रहे हो कितना सेविंग्स यहाँ पे हो रही है, और कितनी सेविंग्स तुम्हारी तब होगी जब तुम इंडिया में रह रहे होगे। अब ऑब्वियसली बहुत मैंने रैंडम फिगर्स लिए, अप्रोक्सीमेशन मारा है बहुत गंदा वाला, ये ज़्यादा भी हो सकता है इंडिया में, क्योंकि अगर सैलरी तुम्हारी ज़्यादा होगी तो तुम ज़्यादा बचा रहे होगे। और जापान में ये एवरेज सैलरी है, मैं मिनिमम सैलरी मानूंगा, इससे ज़्यादा ही होती है जितनी मैंने अभी तक सैलरी देखी है लोगों की। मतलब 1 करोड़ तो काफ़ी कॉमन सुना है मैंने सैलरीज जापान में। 1 करोड़ येन की बात कर रहा हूँ मैं, INR की बात नहीं कर रहा। तो ये तो काफ़ी बेसिक स्टैंडर्ड से सैलरी है जो 60 लाख के आसपास बैठती है, मतलब 6 मिलियन येन के आसपास। तो इस बेसिक सैलरी से भी अगर तुम अपना अप्रॉक्सीमेशन मारो तो ज़्यादा ही होगा अगर किसी भी और भी कंपनी में जा रहे हो। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन विद इंडिया की कोई सैलरी और एक जापान की कोई सैलरी। अब मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें जो पे स्लिप में लिखे हुए थे उनको कवर करना चाहता हूँ। एक तो इसमें लिखा हुआ है कि सैलरी इंक्रीज होगी 6 मंथ्स में। तो यार एक हर 6 मंथ्स इंक्रीज हो सैलरी तुम्हारी, मतलब ऐसा कहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, लिखा है कि इंक्रीज हो सकती है। तो वो हो सकता है तुम्हारी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कंपनी के अंदर का, बट हो सकता है वो परफॉर्मेंस डिपेंडेंट हो। क्योंकि अगर हर साल का लिखा होता है कि 10% 15% इंक्रीज होगी तो समझ आता है, बट अगर सिर्फ ये लिखा है कि इंक्रीज होगी तो वो डिपेंडेंट नहीं है कि हमें हर बार हो ही हो, तो वो थोड़ा सा सीन हो सकता है। दूसरी चीज, बोनस भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे होता है, तो अगर तुम बहुत ही गंदा परफॉर्म करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें ये पूरा बोनस ना मिले, इससे कम मिले। पहले साल में फिक्स होता है, पहले साल में शायद तुम्हें पूरा ही मिलेगा, बट वो भी तुम्हारा परफॉर्मेंस लिंक्ड है तो ये कम कर सकता है सैलरी। बाकी वर्क कल्चर पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि राकुटेन कंपनी इतनी दूर नहीं है मेरे से, क्योंकि मैं अभी टोक्यो में ही हूँ। बट जितने मैंने रिपोर्ट सुने हैं तो कुछ टीम में वर्क कल्चर ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ टीम में तो अच्छा है ही ऑब्वियसली, तो टीम डिपेंडेंट हो गया है। बट ये कह सकते हैं कि हाँ, जो तुम्हें इंडिया का वर्क कल्चर मिलेगा उससे थोड़ा बेटर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ जापान में थोड़ा सा एम्प्लॉय की कितना वो ओवर टाइम कर रहा है, कितना एक्स्ट्रा काम कर रहा है, सब ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से ही पूरा ऐसे कंट्रोल सा होता है देखने पे, क्योंकि वो टैक्स वैक्स का कुछ सिस्टम होता है। तो इसलिए कंपनीज तुम्हें इतना प्रेशराइज काम पे तो नहीं करेंगे कि तुम ज़्यादा काम करो या काम कर रहे हो और तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे उसके, तो वो चीज़ों में तुम्हें फ़ायदा होगा ही होगा। तो मतलब उस तरह से तुम सोच सकते हो कि वो खराब नहीं है। बाकी कुछ अगर वर्क कल्चर में कुछ इशू है तो वो तुम अपने सीनियर्स या कोई उस कंपनी में तो उससे पूछ सकते हो। बाकी मैं भी ट्राई करूंगा कोई किसी से बात हो तो उससे पूछने की, अगर खराब है या अच्छा है पता चल जाए, और डिटेल्ड में कि किस टीम में कैसा काम होता है, किस टीम। ऑब्वियसली इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कभी पता चलती नहीं है किसी कंपनी के बारे में, मतलब थोड़ी तो सीक्रेसी होनी चाहिए ना कंपनी की, वो वाली मेंटेन रहती है उनकी। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जो हम बोलने वाले थे कि बैचलर करा हुआ बंदा, एक मास्टर्स करा हुआ और एक PhD करा हुआ बंदे को क्या अलग अलग सैलरी मिल रही है और क्या वो वर्थ इट हो रहा है यहाँ पर। तो यार अगर मैं तुम्हें पे स्लिप भी दिखाऊं ना तो लिटरली एक बैचलर एक मास्टर्स में लिटरली 1,20,000 का डिफरेंस है सैलरी में, वो भी पूरे साल की। तो तुम समझ रहे हो 1,20,000, और फिर मास्टर्स टू PhD में भी 1,20,000, तो बैचलर्स टू PhD तुम मान लो 2,40,000 का डिफरेंस हो गया, वो भी येन में। तो ये तो मतलब थोड़ा सा ज्यादती टाइप हो जाएगा कि मास्टर्स PhD करे हुए वाले मेहनत करे हुए इंसान को सैलरी उतनी एक्स्ट्रा नहीं मिल रही। तो अब इसका रीजन क्या है यार, क्योंकि कंपनी ने नहीं बोला तुम्हें कि मास्टर्स और PhD करो, वो तुम अपनी पढ़ाई या तुम आगे रिसर्च करना चाहते हो उसके लिए करते हो। और वैसे भी मास्टर्स और PhD में आई डोंट थिंक जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के जो यूज केसेस हैं या जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपीरियंस नहीं गेन करते हो तुम, मोर ऑफ थ्योरेटिकल या मे बी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड कोई प्रोजेक्ट बना भी रहे हो, तो वो मतलब इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं होगा ना, वो तुम जिस चीज में रिसर्च कर रहे हो उसके स्पेसिफिक होगा, तो कंपनी को उतना फायदा होता नहीं है, इसलिए वो इतना एक्स्ट्रा पे नहीं करती। ऑब्वियसली तुम एक टीम में जाओगे और एक तुम PhD या मास्टर्स बंदा तो तुम लीडर अच्छे होगे, तुम टीम लीडर जल्दी बन पाओगे, तुम्हारा प्रमोशन ज़्यादा अच्छा होगा, तुम्हारी मैच्योरिटी उतनी लेवल पे होगी तो तुम अपने आप प्रमोशन एक्स्ट्रा लेते जाओगे, तो ये इनिशियल सैलरी उतनी मैटर करेगी नहीं। अब इंडिया में भी थोड़ा सिमिलर सा ही हाल है, मतलब मैं तो अपने DTU का बता सकता हूँ। DTU में जो M.Tech के लिए कंपनीज आती थी, B.Tech के लिए आती थी, सिमिलर सा ही पैकेज देती थी, कुछ कुछ तो कम भी देती थी, मतलब कम इतना से होता था कि B.Tech के लिए वो आई नहीं और सीधा M.Tech के लिए आई कम पैकेज पे। तो वहाँ तो मैं देखता था कि वो M.Tech मेरे को वर्थ इट नहीं लगती थी देखने में। ऑब्वियसली कुछ कंपनीज अच्छे पैकेज पे हायर करती हैं M.Tech को, वो मतलब मैं ऐसे मना नहीं कर रहा कि हैं ही नहीं ऐसी कंपनीज, बट कम है, और मतलब जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चल रही है वो उतनी अच्छी नहीं है।
अनलेस तुम MBA कराओ तो फिर वो जॉब प्रोफाइल अलग हो जाती है, तो वहां पे तुम्हें अपने आप फायदा होगा ही होगा, उसमें मतलब कहने वाली कोई बात है नहीं। तो एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ जॉब मैं देखूं तो बैचलर्स मास्टर्स PhD की यहाँ पे कोई हेल्प नहीं दिख रही है उधर सैलरी बढ़ने में, बट एज अ स्पेसिफिक रोल या फिर तुम वहाँ जब काम करते हो तो तुम्हें ऑब्वियसली थोड़ा मैनेज करने में, टीम लीड करने में, जल्दी प्रमोशन लेने में फायदा होगा। बाकी कंबाइन करके तुम्हें सोचना होता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या तुम्हें उन्हें सुन के उन पे इम्प्लीमेंट करना है, क्या उसके पीछे भागना है, क्या उसे गोल बनाना है, वो सब तुम्हारे ऊपर है। मतलब मेरी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर तो है नहीं किसी तरह का ये लो गोल, इसके पीछे भागने लगो, ये रहा रोड मैप, इसको फॉलो करने लगो। मेरी तरफ से ऐसा कुछ है नहीं। मेरी तरफ से ये है कि एंजॉय करो भी जो भी तुम कर रहे हो। कोडिंग को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। अगर तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें मजा आना चाहिए यार तुम्हें अंदर से, तुम्हें लगना चाहिए मैंने कुछ बना दिया आज बस बढ़िया सा, जो कोई यूज करे तो जिसको लगे हाँ यार ये कैसे बनाए, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज इतनी बढ़िया लग रही है। अपने आप इंजॉय करना जरूरी है यार काम को। जरूरी ही नहीं एक आर्टिस्ट अपने काम को एंजॉय करे, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी अपने काम को एंजॉय कर सकता है, और उतनी अच्छे से एंजॉय कर सकता है जितना अच्छे से एक आर्टिस्ट करता है, क्योंकि दोनों का वो दिमाग उस तरफ चल रहा होता है ना, दोनों को मजा आ रहा होता है। एक अगर किसी बंदे को पियानो बजाने में मजा आ रहा होता है तो एक कोडर को टाइप करने में मजा आ रहा होता है, तो वो मजे को तुम्हें जीना या सीखना पड़ेगा, मजा लेना, जिससे तुम्हारे आगे की जर्नी आसान हो जाए। तो मेरी तरफ से तो यही इनपुट्स थे। आज की वीडियो में थोड़े फैक्ट्स रखने की कोशिश करी है मैंने इसको कैची बनाने की कोशिश नहीं करी, मैंने जो रियलिटी है जो मेरे को लगता है वो बताने की कोशिश करी है। तो अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कुछ बढ़िया सा कि कैसी लगी वीडियो, क्या तुम्हें अच्छा और जानना चाहते थे, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ये भी कर सकते हो, बस ढंग से लिखना। और मैंने एक टैक्स वाली वीडियो बनाई है वो देख सकते हो तुम, हाउ एक्सपेंसिव इज जापान, वो वीडियो बनाई है वो देख सकते हो तुम। और भी बहुत सारी चीजें वीडियो बना रखी है मैंने, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो, चैनल नीचे दिख ही रहा है तुम्हें पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय। Let me in, yeah.